गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज़ विकास योगी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ट्विटर वाला वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया है, या तो आपके पास में आ गया होगा नोटिफिकेशन, अगर नहीं आया तो एक बार आप चैनल के ऊपर जाकर के चेक कर लीजिएगा, पूरे को अच्छे से देखिएगा। वैसे ही आपको कल यानी कि कल एग्जैक्ट मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में, ना 10 बजे से पहले मॉर्निंग में और ना 10 बजे के बाद में, 10 से 11 के बीच में सभी को एक साथ ट्वीट करना है और जैसा बताया गया है वैसा ही करना है, कोई गलती मत करना, वरना आप करो भी मेहनत और फिर उसका रिजल्ट भी नहीं मिले, जहाँ तक अपनी बात पहुँच चाहिए वहाँ तक अपनी बात भी नहीं पहुँचे, है ना। इसलिए उसको ज़रूर भी देखना और देखने के साथ साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके नर्सिंग स्टडी ग्रुप हैं उनको भी ये सेंड करना है, क्योंकि बहुत देखो अपन व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये तो अपन डेली यूज़ में लेते हैं, इन पर तो पता होता है कैसे क्या करना होता है। थोड़ा सा वो बहुत बच्चे बहुत कम काम में लेते हैं, इसलिए उसका नहीं पता, तो मैंने उसके अंदर बता दिया है कैसे क्या करना है, क्या क्या लिखना है, क्या टाइप करना है और कैसे सेंड करना है, किस प्रकार से हैशटैग कहाँ पे काम लेना है, पहले लेना है बाद में लेना है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आप उससे वॉच कर सकते हो। और आपके वॉच करने के साथ साथ के अंदर अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा ताकि उनको ही पता लगे। और भेजना ही नहीं है, भेजने के साथ साथ में उनको ये भी कहना है कि भाई तेरे को कल मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में ये काम करना ही है, ये ट्वीट करना ही है, ध्यान रखना ना, ताकि 80/20 का जो रिजर्वेशन किया गया है इसे रिड्यूस किया जा सके और पहले के जो अपने वैकेंसी की जो रूल्स हुआ करते थे उनको फॉलो किया जाए, वही नियम वापस से लागू किया जाए और जो भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एज ए जेंडर, उसको हटाया जाए बच्चों, है ना। वेल तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इवनिंग का टाइम है, तो आपको पता है इवनिंग का टाइम होता है अपना फंडामेंटल का टाइम होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अपन गाइज अभी डिस्कस कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। माय डियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 3 स्टेप्स होती हैं कि अपन ब्लड किसी पेशेंट को अगर ट्रांसफ्यूज करते हो तो कितनी स्टेप्स के अंदर करते हैं। 3 स्टेप्स के अंदर अपन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। पहली स्टेप थी अपनी कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द ब्लड, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। दूसरी स्टेप थी अपनी क्रॉस मैचिंग ऑफ दी ब्लड को क्या करना, क्रॉस मैच करना, वो भी आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से आप पढ़ चुके हो। और आज अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 3rd स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। इस 3rd स्टेप को अपन कहते हैं कलेक्शन ऑफ दी आर्टिकल एंड देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। कि साहब अपने को क्या क्या आर्टिकल्स अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए चाहिए और कौन से आर्टिकल का यूज क्या होता है, किस प्रकार से काम में लेते हैं और आर्टिकल से अपने एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आज अपन जानना चाहेंगे। तो माय डियर अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले अपन बात करेंगे 3rd स्टेप यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो तीसरी स्टेप है, जिसके अंदर अपन आर्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं, किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो माय डियर सबसे पहले तो आप सोचिएगा कि अगर अपने को किसी पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो भाई सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट चाहिए। क्या चाहिए, एक बीटी सेट चाहिए माय डियर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। अब यहाँ देखिएगा बीटी सेट के अंदर, अब देखो अपने कोई बीटी सेट को कोई कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब उसको अपने को खोल के नहीं देखना है, लेकिन यहाँ से अपने से कोई खुला के नहीं देखेगा या फिर ना ही और कुछ, अपने से यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आएगा बीटी सेट से कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के अंदर अपन एक फिल्टर काम में लेते हैं। कम ऑन गाइज ऑन दिस फोकस ऑन दिस पॉइंट, क्या काम में लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो बीटी सेट होता है, इस बीटी सेट के अंदर अपन एक फिल्टर काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, इस फिल्टर को क्या कहते हैं अपन, इनलाइन फिल्टर। क्या कहेंगे अपन इसे, इनलाइन, INLINE। मैं अच्छे से राइट कर देता हूँ। क्या जो अपन फिल्टर अपन काम में लेते हैं बीटी सेट के अंदर, इस फिल्टर को अपन क्या कहते हैं, इनलाइन फिल्टर के नाम से अपन इसे जानते हैं। पहली बात तो कौन सा फिल्टर बीटी सेट में काम में लिया जाता है, ध्यान रखना है, इनलाइन फिल्टर काम में लिया जाता है। देन इसके बाद में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कि ये जो फिल्टर बीटी सेट में जो अपन फिल्टर काम में लेते हैं, इस फिल्टर की साइज क्या होती है, यानी कि किस साइज का फिल्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काम में
लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो फ़िल्टर आता है, जिसे अपन इनलाइन फ़िल्टर कहते हैं, ये फ़िल्टर है, ये 2 साइज़ के अंदर आता है। कौन कौन सी? एक तो आता है अपना 40 mm का, यानी कि 40 mm का क्या आता है, फ़िल्टर आता है। और एक की जो साइज़ आती है दूसरे की, वो आती है अपनी 10 से लेकर के और 140 माइक्रोमीटर। कितना आता है? 10 से लेकर के और 140 माइक्रोमीटर तक का क्या आता है, फ़िल्टर। तो यहाँ देखिएगा अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर 40 mm का कॉमनली काम में नहीं लेते हैं। काम में लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? 10 से लेकर के 140 माइक्रोमीटर के अंदर जो फ़िल्टर आता है, ये वाला काम में लेते हैं। और ध्यान रखना, इसके अंदर भी जो स्पेसिफिक यानी कि जो वन लाइन जो सटीक आंसर ज़्यादा है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर इनलाइन फ़िल्टर काम में लिया जाता है, इस फिल्टर की साइज़ कितनी होती है। अगर एक वर्ड के अंदर आप आंसर देना चाहो तो यहाँ से क्या आंसर दोगे? 10 माइक्रोन्स का। क्या आंसर दोगे? 10 माइक्रोस। आप इन लफड़ों को छोड़ो, 40 माइक्रोमीटर है, 40 मिलीमीटर माइक्रोमीटर है, 40 मिलीमीटर है, या फिर आप यहाँ पे मिलीमीटर नहीं माइक्रोमीटर आएगा। क्या ये जो है यहाँ पे, यानी कि जो साइज़ की अपन बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपन? 40 माइक्रोमीटर। और एक आता है 10 से लेकर के और 140 तक का ही मार्केट में अवेलेबल है, और 160 तक का ही मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बेसिकली अपन 140 तक के मैक्सिमम काम में लेते हैं, ध्यान रखना। तो एक तो 40 माइक्रोमीटर का है और एक है 110 से लेकर के 140 माइक्रोमीटर। अब यहाँ से भी अगर अपन एक वर्ड के अंदर कहना चाहे तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो कॉमन जो सबसे ज़्यादा और मोस्टली जो अपन प्रैक्टिस के अंदर फिल्टर काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं 10 माइक्रोमीटर का। कितना काम में लेते हैं? 10 माइक्रोमीटर कह सकते हो, या फिर 10 माइक्रोन्स भी आप इसे कह सकते हो। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बीटी सेट के अंदर इनलाइन फिल्टर की जो साइज होती है, वो साइज कितनी होती है। तो माय डियर, बीटी सेट के अंदर काम में लिए जाने वाले इनलाइन फिल्टर की जो साइज है वो कितनी है? 10 माइक्रोमीटर है। वन लाइन के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के अंदर जो फिल्टर काम में लेते हैं उसका नाम इनलाइन फिल्टर है। साइज कितनी साइज का काम में लेते हैं? 10 माइक्रोमीटर साइज का काम में लेते हैं। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, जो अपनी आरबीसी होती है भाई, इस आरबीसी का डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन या फिर 7.2 माइक्रोमीटर आप कह सकते हो, यानी कि 7.2 माइक्रोमीटर क्या है? आरबीसी का साइज़ है। तो अपने को फिल्टर ऐसा काम में लेना है कि जिस फिल्टर से ये जो आरबीसी है ये क्या हो जाए? पास हो जाए। इतना छोटा फिल्टर काम में ना लो कि फिल्टर के अंदर ही आरबीसी फंस जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि फिल्टर शुड बी लार्जर देन साइज ऑफ द आरबीसी, कि फिल्टर है वो आरबीसी की साइज से क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और भाई जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की तो साइज कितनी होती है? 7.2 माइक्रोन होती है। और अपन फिल्टर कितने का काम में ले रहे हैं? 10 माइक्रोन का काम में ले रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो फिल्टर की साइज़ है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? आरबीसी की, जो कि यहाँ पर है आरबीसी का साइज होता है, डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन, और यहाँ पे जो फिल्टर की साइज़ है वो कितनी है? 10 माइक्रोन्स है। देन इसके साथ साथ में अगर अपन यहाँ से नेक्स्ट बात कहना चाहिए, आपके कुछ बच्चों के माइंड के अंदर एक सवाल आता होगा कि सर ये बीटी सेट के अंदर ये फिल्टर क्यों काम में लिया जाता है? आखिर इस फिल्टर का रोल क्या होता है? तो माय डियर, यहाँ से ध्यान रखना है, फिल्टर अपन बीटी सेट में या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर इसलिए काम में लेते हैं ताकि ब्लड के साथ में कोई और पार्टिकल्स जो पेशेंट की, यानी कि जो पेशेंट को क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं। जैसे कि पैथोजेंस हुए, कोई बैक्टीरिया हुआ, देन इसके अलावा अदर कोई मॉलिक्यूल्स हुए जो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, ये मॉलिक्यूल से पास होकर के ब्लड के साथ में पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाए। तो माय डियर, इन सभी मॉलिक्यूल्स को और कई सारे पैथोजेंस को कौन रोक लेता है? ये फिल्टर ही रोक लेता है। फिल्टर बेसिकली जो अपन है, यानी कि कुछ भी, यानी कि जो अपनी छलनी होती है घर में काम में लेते हैं चाय वगैरह छानने के लिए, बेसिकली फिल्टर वही फिल्टर ही है, इसी प्रकार का यहाँ भी काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साइज छोटी होती है जिससे कोई किसी प्रकार का पैथोजन या फिर अदर कोई मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो पेशेंट को नुकसान पहुँचा सकते हैं उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाने चाहिए। तो ये फिल्टर उन पार्टिकल्स को रोक लेता है और पेशेंट को हार्म
नहीं हो पाता, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो पाता, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं, फिल्टर अपन काम में लेंगे। देन इसके साथ साथ में दूसरी बात ध्यान में रखना है, अपन चाहे से कितनी भी बार बीटी करें, क्या क्या कह रहा हूँ माय डियर, अपन चाहे से कितनी भी बार बीटी करें, चाहे से आपको 2 बार बीटी करना हो, 3 बार करना हो, 4 बार करना हो, 5 बार करना हो, हर बार जब भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, चाहे आधा घंटा बाद में ही क्यों नहीं कर रहे हैं, माना कि अभी आपने 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म कर दिया, कितने बजे आपने, 1 बजे, फिर इसके बाद में आपको 1:30 बजे भले ही दोबारा बीटी क्यों ना करना पड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बीटी सेट क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि ऑलवेज चेंज द बीटी सेट विथ एवरी यूनिट ऑफ ए ब्लड, हर ब्लड की हर एक यूनिट के साथ में बीटी सेट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो पुराने वाला तो उसे अपन डिस्कार्ड कर देंगे और न्यू बीटी सेट काम में लेंगे हर एक ब्लड की यूनिट के साथ में। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो फिल्टर का नाम इनलाइन फिल्टर है, साइज 10 माइक्रोन्स है, जो कि आरबीसी की साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देन इसके साथ साथ में हमेशा एवरी यूनिट के साथ में क्या करना, अपने को एक नया फिल्टर काम में लेना है, क्लियर। देन इसके साथ साथ में माय डियर यहाँ से जो बीटी सेट है, इस बीटी सेट के साथ साथ में अपने को एक आर्टिकल और चाहिएगा, कैन्यूला और चाहिएगा, क्या चाहिएगा, कैन्यूला। अब यहाँ से ध्यान रखना, जो वैसे अगर कैन्यूला का पार्ट रहेगा, अपन जब ड्रग कैलकुलेशन पढ़ेंगे, ड्रग्स पढ़ेंगे, मेडिकेशंस पढ़ेंगे F1 की, वहाँ पर अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा कैनुला के टाइप से, फ्लो रेट किस में काम में लेते हैं, क्या गोजेज होते हैं, सभी चीज़ें, कलर कोडिंग अपन सभी चीज़ें देखेंगे। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ आपको ऐसे पूछे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने गोज का कैनुला काम में लेते हैं, तो माय डियर ध्यान रखना है 18 गोज का, 18 गोज का 18 गोज का कैनुला काम में लिया जाता है। कहने का मतलब क्या किस कलर का काम में लेते हैं, ग्रीन कलर का कैनुला, जिसका गोज कितना होता है, 18 नंबर गोज होता है। ये 18 नंबर गोज का ग्रीन कलर का कैनुला किसके लिए काम में लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काम में लेते हैं। बल्कि अपन नॉर्मली जो आईवी फ्लूइड से एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, उनके लिए अपन 20 गोज का काम में लेते हैं, पिंक कलर का कैनुला अपन बेसिकली काम में लेते हैं। लेकिन बीटी के लिए स्पेशली ध्यान रखना है कितने का काम में लेना है, 18 गोज का काम में लेना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे आरबीसीज है, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज है, जिनकी साइज ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर अब साइज ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो कैनुला है उसका गोज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उसका डायमीटर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए पिंक कलर का बेसिकली काम में नहीं लेते हैं। जो थ्योरेटिकली है, जो ऑथेंटिकली है, वो कितना है, 18 गोज का काम में लेते। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना 20 का कॉमनली काम में नहीं लेते, लेकिन इन सीवियर कंडीशन 16 गोज का भले ही अपन काम में। जैसे कि देखो अभी मेरे ख्याल से जो प्रीवियस जो MPCU का एग्जाम हुआ था, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि साहब कितने गोज का कैनुला काम में लेते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर। इसके अंदर पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर, सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर कितने गोज का कैनुला काम में लेते हैं। तो वहाँ पर ध्यान रखना, उसका आंसर माना गया था 16। और बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो पढ़ाया गया था 18 गोज का हिसाब, बीटी के लिए 18 गोज का कैनुला काम में लेते हैं, और जब आंसर किया तो सर यहाँ तो 16 इसका आंसर माना गया। लेकिन भाई वहाँ पे कंडीशन तो देखो आप, अभी देखो 18 गोज का फ्लो रेट कम होता है और जो 16 गोज का होता है उसका फ्लो रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सीवियर PPH है, मदर में 2 लीटर से भी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में मैसिव बीटी करना है, ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, फ्लो रेट ज़्यादा रखनी है, तो इसलिए अपन 18 के बजाय कितने का काम में लेते हैं, सीवियर कंडीशन के अंदर 16 गोज का भी काम में ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपसे इतना पूछे कि कितने गोज का कैनुला काम में लिया जाता है बीटी के लिए, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 18 गोज जाएगा। अगर कलर पूछे कि साहब किस कलर का कैनुला काम में लेते हैं बीटी के लिए, तो अपना आंसर क्या जाएगा, ग्रीन कलर का कैनुला काम में लेते। क्लियर डियर। तो बीटी सेट के बाद में अपन ने बात की यहाँ से कैनुला की, 2 चीज़ें अपन ने आर्टिकल्स में देखी, बीटी सेट एंड कैनुला। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आती है नॉर्मल सेलाइन। देखो आपने कहीं पे पढ़ा होगा, सुना होगा कि साहब हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद में जो आईवी लाइन है, इस आईवी लाइन को नॉर्मल सेलाइन से क्या करना चाहिए, फ्लश करना चाहिए। आज इसका कारण भी जान लो कि ऐसा
ऐसा क्यों किया जाता है? तो माय डियर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो आईवी लाइन है इसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं हो, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, ब्लड इसके अंदर क्लॉट नहीं हो, इसकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि आईवी लाइन की पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में नॉर्मल सेलाइन के द्वारा क्या करते हैं? आईवी लाइन को अपन फ्लश करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ ए आईवी लाइन। क्लियर माय डियर इतनी बात? देन इसके बाद में इस नॉर्मल सेलाइन के साथ साथ में आपको ध्यान में रखना आईवी स्टेंट। अब देखो ये खैर वैसे बताने की बात तो नहीं है, लेकिन जब आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मेंशन कर ही देता हूँ कि भाई देखो जब आईवी स्टेंट नहीं होगा तो ब्लड को अपन हैंग कहाँ पे करेंगे? तो ब्लड के बैग को हैंग करने के लिए क्या चाहिए? आईवी स्टेंट भी चाहिए। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि भाई जो आईवी स्टेंट होता है, इस आईवी स्टेंट की हाइट कितनी रखी जाती है? तो ध्यान रखना माय डियर, 18 से लेकर के और 24 सेंटीमीटर, 18 से लेकर के 18 से लेकर के 24 सेंटीमीटर नहीं, कितनी इंच? 18 से लेकर के और 24 इंच, 24 इंच क्या रखेंगे अपन? 18 से लेकर के और 24 इंच, यानी कि 18 से लेकर के और 24 इंच क्या रखेंगे? आईवी स्टैंड की हाइट रखेंगे। कहाँ से रखेंगे? फ्लोर से रखेंगे। या फिर सेंटीमीटर में अगर आप कहना चाहो तो सेंटीमीटर में कह सकते हो 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर 45 सेंटीमीटर कहेंगे कि साहब फ्लोर से वो आईवी स्टैंड की हाइट कितनी रखेंगे? 45 सेंटीमीटर। अगर इंच में कहो तो कितना कहेंगे अपन? 18 से लेकर के और 24 इंच तक क्या कर सकते हैं? हाइट मेंटेन रखनी है, जो कि अपन बेसिकली आईवी फ्लूइड्स के अंदर भी इतनी हाइट मेंटेन रखते हैं। क्लियर बात? देन इसके बाद में नेक्स्ट जो बात आ रही है आईवी स्टेंट के बाद में, वो आ रही है स्प्लिट की बात आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ से। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कैनुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा? कैनुला लगाना पड़ेगा। तो भाई कैनुला लगाने के लिए जिस भी साइड के ऊपर अपन कैनुला जहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि जहाँ पे अपन इंसर्ट कर रहे हैं, उस साइड को क्या करना है? क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि साहब कितनी % एल्कोहल के द्वारा कैनुला साइड को क्लीन किया जाता है? तो माय डियर ध्यान रखना 70% एल्कोहल के द्वारा कैनुला साइड को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। अब यहाँ से भी ध्यान रखना, ये जो एल्कोहल है ये भी कई प्रकार की आती है। एथेनॉल भी आती है, मेथेनॉल भी आती है। तो अपन जो मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर डिसइंफेक्शन के पर्पज़ के लिए जो एल्कोहल अपन जो काम में लेते हैं 70%, ये कौन सी एल्कोहल अपन काम में लेते हैं 70%? तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम ध्यान में रखना है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल, यानी कि आपसे पूछा भी जा सकता है और ये क्वेश्चन जीएमसीएस के अंदर पुटअप हो भी चुका है कि क्विक डिसइंफेक्शन के लिए कौन सी एल्कोहल काम में ली जाती है? तो आइसोप्रोपिल, ISPROPYL, आइसोप्रोपिल एल्कोहल काम में ली जाती है। वो भी कितनी % काम में ली जाती है माय डियर? 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल काम में ली जाती है। क्योंकि ध्यान रखना ये जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ध्यान रखना इसका फ़ायदा क्या है? ये क्विक का मतलब बहुत ही जल्दी किसका काम करती है? डिसइंफेक्शन का काम करती है। यानी कि जिस भी साइड के ऊपर आप 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल लगाओगे, इस साइड से इस साइड का क्विकली क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्शन हो जाएगा। जो भी पैथोजन थे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे माय डियर? हट जाएंगे, किल हो जाएंगे। कहने का मतलब डिसइंफेक्शन हो जाएगा। क्विक का मतलब बहुत जल्दी, लेकिन बहुत जल्दी कितना? यहाँ से फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल को डिसइंफेक्शन में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखना माय डियर, ये 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल विथिन 20 सेकेंड है। गाइस कम ऑन, फोकस ऑन दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट है। विथिन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या कर देती है? डिसइंफेक्शन का, यानी कि
कि डिसइंफेक्टेड कर दी है साइट को, इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं, एज ए स्प्रिट के अंदर 70% एल्कोहल ध्यान रखना है 20 सेकंड के अंदर क्या कर देती है, डिसइंफेक्टेड कर देती है साइट को। देन कौन से अल्कोहल काम में लेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल काम में लेंगे। क्लियर इतनी बात। देन इसके बाद में स्प्रिट के बाद में डिसइंफेक्शन की साइड के बाद में अपन बात करते हैं साइड सिलेक्शन फॉर ए कैन्यूलेशन कि साहब जहाँ पे कैन्यूला इंसर्ट करना है उस साइड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। एडल्ट में तो कौन सी साइट अपन चूज करते हैं और नियोनेट्स के अंदर अपन कौन सी साइट यहाँ से चूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है साइड सिलेक्शन के रिगार्डिंग फॉर कैन्यूलेशन। अगर यहाँ पे पेशेंट एडल्ट है, कौन है माय डियर, अगर यहाँ से पेशेंट एडल्ट है तो हमेशा ध्यान रखना एडल्ट के अंदर फोर आर्म की जो सुपरफिशियल यानी कि देखो ये जो मैं यानी कि जो मेरी 5 फिंगर्स हैं इसे तो अपन क्या कहते हैं अपन इसे क्या कहेंगे, अपन इसे पाम वाला एरिया है जिसके अंदर क्या है 5 डिजिट्स हैं। फिर इसके बाद में ये क्या है, रिस्ट है जहाँ से अपन क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर इसके बाद में यानी कि रिस्ट और एल्बो, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा जैसे कि भाई ये रिस्ट है, इस रिस्ट जॉइंट के आगे से जिसमें मेटाकार्पल शामिल हैं और साथ साथ में फिंगर शामिल हैं, फ्लेंजेस शामिल हैं। रिस्ट के आगे का पार्ट यानी कि रिस्ट से करके और एंड तक का पार्ट ये जो है जिसे अपन मूव करते हैं, किसी चीज को ग्रास्प करते हैं, इसे तो अपन क्या कहते हैं, हैंड कहते हैं। देन रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच का जो पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं, फोर आर्म कहते हैं। और फिर एल्बो से लेकर के और शोल्डर के बीच तक का जो पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। और शोल्डर से लेकर के और टिप ऑफ दी फिंगर या फिर डिजिट्स यानी कि शोल्डर से लेकर के और टिप ऑफ द डिजिट्स तक का जो ये जो अपने बॉडी का पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि साहब हैंड, तो हैंड का मतलब रिस्ट और रिस्ट से आगे का जो एरिया है ये क्या है, हैंड। फोर आर्म का मतलब रिस्ट और एल्बो के बीच का पार्ट क्या है, फोर आर्म का मतलब एल्बो और शोल्डर के बीच का पार्ट क्या है, आर्म है। तो यहाँ से ध्यान रखना एडल्ट के अंदर कैन्यूलेशन की जो साइट होती है ये साइट क्या होती है, फोर आर्म होती है। कहने का मतलब रिस्ट और एल्बो के बीच में जो भी सुपरफिशियल वेन आपको विजिबल हो रही है, जो ज़्यादा डिस्टेंडेड नहीं है यानी कहीं से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, तो वो वेन आप चूज कर सकते हो किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। किसके लिए, कैन्यूलेशन के लिए, किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप एडल्ट के अंदर चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो और चाहे से आप आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर दोनों की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है, फोर आर्म होती है। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना एडल्ट के अलावा अगर आप यहाँ से बात करते हो किसकी, नियोनेट की बात करते हो, ध्यान रखना माय डियर, नियोनेट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की साइट अलग होती है और आईवी फ्लूइड की साइट अलग होती है। ध्यान रखना अगर नियोनेट के अंदर अगर अपने को बीटी करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तब तो अपन कैन्यूलेशन करेंगे कहाँ पर, अम्लाइकल वेन में। किसके अंदर करेंगे, अम्लाइकल वेन में। कभी भी अम्लाइकल आर्टरी में नहीं करेंगे, बिकॉज अम्लाइकल आर्टरी तो क्या करती है, फीटस से ब्लड को लेके आती है किसमें, प्लासेंटा में, और अम्लाइकल वेन क्या करती है, प्लासेंटा से ब्लड को लेके जाती है किसके अंदर, फीटस के अंदर। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि नियोनेट के अंदर जब भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कैन्यूलेशन की जो मोस्ट कॉमन साइट होगी वो क्या होगी, अम्लाइकल वेन होगी। क्लियर। देन अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा किसी नियोनेट के अंदर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहते हो तो माय डियर ऐसी कंडीशन में जो कैन्यूलेशन की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो अम्लाइकल वेन नहीं होती है, फिर साइट क्या होती है, एंटीरियर स्काल्प वेन। क्या होती है कि साहब जो अपनी स्काल्प है, जो टेम्पोरल जो रीजन होता है, इसके ऊपर जो वेन होती है सामने की तरफ, इसे अपन क्या कहते हैं, एंटीरियर
स्काल्प वेन, तो माय डियर इस एंटीरियर स्काल्प वेल के ऊपर क्या किया जाता है, कैन्युलेशन किया जाता है न्यूबॉर्न के अंदर, किसके लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर आपसे साइट पूछता है न्यूनेट के अंदर, तो आपका आंसर क्या जाएगा, अम्बिलिकल वेन जाएगा। क्लियर गाइस इतनी बात। तो यहाँ से साइट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कैन्युलेशन के लिए, तो आपने जाना कि एडल्ट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी फ्लूइड दोनों की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है, फोर आर्म होती है। लेकिन न्यूनेट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मोस्ट कॉमन साइट होती है अम्बिलिकल वेन, और जो अगर न्यूनेट में अगर अपने को आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, एंटीरियर स्काल्प वेन। तो माय डियर ये तो अपनी बात थी किसकी, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स की बात थी कि साहब अपने को क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए। जस्ट एक मिनट में मैं और समराइज कर देता हूँ। बीटी सेट चाहिए, यहाँ पर बीटी सेट के अंदर आपको ध्यान में रखना है फिल्टर, फिल्टर का नाम क्या है, इनलाइन फिल्टर है। कितनी साइज का काम में लेते हैं, 10 माइक्रोमीटर का या 10 माइक्रोन का काम में लेते हैं। फिल्टर किससे बड़ा होना चाहिए, आरबीसी की साइज से क्या होना चाहिए, फिल्टर बड़ा होना चाहिए। देन इसके साथ साथ में एवरी यूनिट ऑफ द ब्लड के साथ में अपन न्यू क्या लेंगे, आईवी सेट या बीटी सेट अपन काम में लेंगे। कैनुला की अगर अपन बात करते हैं 18 गोज का क्या काम में लेते हैं, ग्रीन कलर का कैनुला काम में लेते हैं। नॉर्मल सेलाइन काम में लेते हैं, किसके लिए काम में लेते हैं नॉर्मल सेलाइन, आईवी लाइन को फ्लश करने के लिए, वॉश करने के लिए, ताकि इसकी पेटेंसी मेंटेन रह सके, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, ब्लॉकेज नहीं हो, ब्लड इसमें कलेक्ट नहीं हो। आईवी स्टेंट की अगर अपन बात करते हैं तो हाइट की यहाँ से ध्यान रखना 18 से 24 इंच हाइट रखनी है, या फिर सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर क्या रखनी है, हाइट रखनी है। अगर अपन डिसइंफेक्शन के लिए स्प्रिट की बात करते हैं, ध्यान रखना 70% एल्कोहल काम में लेते हैं। कौन से एल्कोहल काम में ली जाती है डिसइंफेक्शन के लिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल काम में ली जाती है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्विक डिसइंफेक्शन के लिए, जल्दी डिसइंफेक्शन के लिए काम में लेती हैं, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल कितने समय के अंदर डिसइंफेक्ट कर देती है साइड को, तो माय डियर विद इन 20 सेकेंड के अंदर क्या कर देती है, डिसइंफेक्ट कर देती है। साइड सिलेक्शन की अभी अभी अपने बात की है। एडल्ट के अंदर आईवी और बीटी के लिए दोनों की मोस्ट कॉमन साइट होती है क्या, फोआर्म होती है। और अगर न्यूनेट है तो बीटी के लिए साइट होगी अम्बिलिकल वेन, और आईवी फ्लूइड के लिए साइट होगी एंटीरियर स्काल्प वेन। क्लियर माय डियर। तो ये तो अपनी बात थी यहाँ से किसकी, कलेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स। तो माय डियर ये सभी अपने को आर्टिकल्स चाहिए किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, जो अपने एग्जामिनेशन में से इंपॉर्टेंट थे, जहाँ से कि अपने क्वेश्चन पुटअप से होते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे नर्सेज रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए एक बार आज समझ लीजिएगा, फिर आपको नोट्स के लिए मैंने एवरीथिंग राइट डाउन कर दी है, तो फिर एक बार आप जब समझ लोगे और जब अपनी लाइफ क्लास फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में थोड़ा सा लेक्चर को चला करके और जैसे नोट्स वाली बात है वहाँ पर पॉज करके और अपने क्या बना लेना, आप नोट्स से बना लेना। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे नर्सेज रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि भाई जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एक नर्सिंग ऑफिसर का, एक नर्स का क्या रोल होता है। तो माय डियर सबसे पहली बात और एज ए क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ब्लड बैंक से ब्लड को लाने के बाद में विथ इन 30 मिनट, ए गाइस कितने टाइम के अंदर है, विथ इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर जो ब्लड आप ब्लड बैंक से लेके आए थे पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, उस ब्लड को अपन क्या कर देंगे, 30 मिनट के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। देन इसके साथ साथ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई ब्लड बैंक से ब्लड लाया और ला करके सीधा ही पेशेंट को चढ़ा दिया, डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। सबसे पहले ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के आएंगे और लेकर के आने के बाद में 2 रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा क्या किया जाता है, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक की जाती है, ब्लड की एक्सपायरी डेट चेक की जाती है, क्रॉस मैचिंग यहाँ से क्या की जाती है, क्रॉस मैचिंग पहले वाली स्ट्रिप में कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो यहाँ से मेन होती है पेशेंट आइडेंटिटी, कि सब कौन से पेशेंट को देना है, क्या नाम है पेशेंट का, यानी कि जो अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो राइट्स होते हैं कि साहब राइट टू पेशेंट, पेशेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो सही पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि साहब ब्लड ट्रांसफ्यूज तो करना था किसको, कमलेश राजपूत को, और आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया कमलेश यादव को। हो
सकता है आपकी वार्ड के अंदर एक ही नाम के 2 पेशेंट हो, एक कमलेश राजपूत हो और एक को कमलेश यादव। तो यहाँ पर यानी कि अच्छे से पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है और साथ साथ में ब्लड की एक्सपायरी डेट यहाँ से देख लेनी है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट, आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, प्लेटलेट की कितनी होती है, प्लाज्मा कितनी, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो एक्सपायरी डेट आपको देख लेनी है। माना कि ब्लड यानी कि आरबीसी आप यहाँ पे ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरबीसी है वो 45 डेज से ज़्यादा लंबे समय तक क्या रही हो, स्टोर रही हो। तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस हो जाएगा। आरबीसी तो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ट्रांसफ्यूज करने से पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है और ब्लड की एक्सपायरी डेट देख लेनी है। कितनी नर्सेज के द्वारा, 2 रजिस्टर्ड नर्सेज के द्वारा ये चेक किया जाता है कि हो सकता है भाई पहली नर्स से अगर कोई मिस्टेकन हो जाए तो ये गलती दूसरी नर्स के पकड़ के अंदर आ जाए, क्योंकि माय डियर ये ब्लड का मामला है। जब भी यहाँ से कॉम्प्लिकेशन होता है, रिएक्शन होता है तो मे बी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, पेशेंट को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा हार्म हो सकता है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कितनी रजिस्टर्ड नर्सेज के द्वारा पेशेंट को आइडेंटिफाई और ब्लड की एक्सपायरी डेट को चेक किया जाता है। ध्यान रखना 2 रजिस्टर्ड नर्सेज के द्वारा। देन ब्लड बैंक से ब्लड को लाने के बाद में कितने समय के अंदर वो ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए, तो 30 मिनट के अंदर क्या कर देना चाहिए, ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। देन इसके साथ साथ में नर्सेज रोल की अपन बात कर रहे हैं। ध्यान रखना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय भी क्या करते रहना है, अपने को वाइटल साइंस, कार्डिनल साइंस क्या करते रहने हैं, चेक करते रहने हैं। इसके साथ साथ में पेशेंट से हिस्ट्री ले लेनी है प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यानी कि पेशेंट से पूछना है कि भाई साहब क्या आपने पहले कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है। तो पेशेंट कहे कि जी हाँ साहब 2-4 साल पहले ऐसी कोई बीमारी या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, खून निकल गया था, ब्लड लॉस हो गया, तो उस टाइम पर 1-2 यूनिट मेरे को ब्लड चढ़ाया गया था। तो जब ऐसी अगर हिस्ट्री है तो फिर आप और डेप्थ के अंदर जाओगे, फिर आप उनसे पूछोगे कि क्या पहले आपको जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया था, ब्लड लगाया गया था, क्या उस टाइम पर आपको किसी एलर्जी वेलर्जी ऐसी कोई रिएक्शन हुई थी आपको। अगर पेशेंट कहे कि ना साहब कोई रिएक्शन है नहीं भी, इसका मतलब पेशेंट के अंदर एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस कम है। अगर पेशेंट के कि हाँ साहब एक बार वहाँ पे कुछ मेरे को दिक्कत हुई थी जब ब्लड लगाया गया था, लेकिन उसके बाद में कुछ आधा 1 घंटे बाद में वापस लगा दिया गया था, यानी कि चढ़ गई थी मेरे खून की बोतल, इसका मतलब पेशेंट के अंदर रिस्क है, एलर्जी के बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो अब ज़्यादा अलर्ट यहाँ पे रहना है। क्लियर। तो क्या करना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, चेक का ध्यान रखना है। वाइटल सन हो तो आपको लेने ही लेने हो, तो कॉमन है, हर जगह आपको लेने होते हैं किसी भी केयर कर रहे हो। देन इसके साथ साथ में हिस्ट्री लेनी है। देन हिस्ट्री लेने के बाद में मेरा आपसे यहाँ से एक बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है भाई, एक पेशेंट है फीवर का, क्या फीवर के पेशेंट को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं? क्या है, क्या अपन फीवर वाले पेशेंट को, चलो इसको मैंने आई थिंक एज ए क्वेश्चन मैंने इसको सेट किया है, कहाँ पे है ये, मिल जा भैया, ये मिल गया है ना। इस क्वेश्चन को देखो आप जरा ध्यान से, है ना, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस वन क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार ध्यान से। व्हाट इज द प्रोटोकॉल, यहाँ सॉरी प्रोटोकॉल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रायोरिटिकल। यहाँ पे क्या, व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट इज द प्रायोरिटिकल, व्हाट इज द प्रायोरिटिकल नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट हैव फीवर बिफोर ब्लड हैंग ऑन आईवी स्टेंट। देखिए मैंने पहले ही कहा था, पहले ऑप्शंस पे नहीं जाना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटिकल नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट हैव फीवर बिफोर ब्लड हैंग ऑन आईवी स्टेंट। पहले अपने आई के लेवल से क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बाद में अपने रिप्लाई आने दो, अपना आंसर आने दो। मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि वहाँ पे एग्जाम के अंदर मैं आपके साथ नहीं रहूँगा क्वेश्चन को समझाने के लिए, इसलिए आप भी अपने आई के लेवल की टेस्टिंग करो कि अपन
अपन देखो जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीखोगे ना। अगर सभी क्वेश्चन को अगर पहले ही मैं समझा दूंगा फिर आपकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करो, आप अपने आयु के लेवल लगाओ, अपने लेवल ऑफ नॉलेज से समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर दो। तो मेरे ख्याल से आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, क्वेश्चन को समझ भी लिया होगा। तो आंसर आने दो, आने दो विनय, आंसर आने दो, भावना आंसर आने दो बेटा, आने दो, अनुराधा, अनुज, सभी आंसर, जय श्री कृष्णा आप भी आंसर आने। वेरी गुड विनय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेल देखो आप जो भी रिप्लाई कर रहे हो बहुत अच्छा कह रहा, आप रिप्लाई कर रहे हो यहाँ से, है ना। फिर देखो करेक्ट आंसर और क्वेश्चन को मैं तो क्या समझाऊंगा। वेल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब यहाँ से पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर जानते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अपन चूज करते हैं कि साहब क्या अपने वो करेक्ट आंसर है सेलेक्ट करना। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। देखिए व्हाट इज दी प्रायोरिटिकल, देखो यहाँ प्रोटोकॉल लिखा गया गलती से, यहाँ पे क्या आएगा प्रायोरिटिकल। व्हाट इज दी प्रायोरिटिकल नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट हैव ए फीवर, कि भाई जब एक पेशेंट को क्या है फीवर है तो एक नर्स ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या करेगी, कब, बिफोर ब्लड हैंग ऑन आईवी स्टेंट, कि साहब एक पेशेंट है जिसको बीटी करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, और अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की तैयारी कर रहे हैं और अपने को पता लगा कि पेशेंट को क्या है फीवर है, तो अपन इस ब्लड के बैग को आईवी स्टेंट पर हैंग होने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे। गाइस फोकस ऑन दिस पॉइंट, जब पेशेंट को फीवर है और अपन यानी कि अपन पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी कर रहे हैं, अपन ने वाइटल साइन चेक किए और चेक किए तो पेशेंट किसका निकला, फीवर का निकला, टेम्परेचर क्या है हायर है, तो अभी अपन तैयारी कर रहे हैं। तो जो ब्लड का जो बैग हो उसको आईवी स्टैंड पर हैंग करने से पहले अपन सबसे पहले क्या करेंगे, क्या अपन डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे या फिर अपन ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे या फिर कोल्ड स्पंजिंग स्टार्ट कर दोगे वहाँ टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, या फिर डिले हैंग दी ब्लड ऑन, ये डिले हैंग दी ब्लड ऑन आईवी स्टेंट, क्या आप आईवी स्टेंट के ऊपर ब्लड का जो बैग हो उसको हैंग करने में डिले कर दोगे। तो देखो आपका रिप्लाई क्या, देखो कुछ बच्चों का रिप्लाई ठीक भी है और कुछ बच्चे कन्फ्यूजन भी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। तो माय डियर यहाँ से अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बिफोर ब्लड हैंग ऑन आईवी स्टेंट, कि जब पेशेंट को फीवर ऑब्जर्व हो पेशेंट के अंदर तो ऐसी कंडीशन में ब्लड को आईवी स्टेंट पर हैंग करने से पहले क्या करना है, क्या आपको इन्फॉर्म कर देना है डॉक्टर को। तो यहाँ पे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, देखो यहाँ पर प्रायोरिटिकल के जो आंसर होते हैं प्रायोरिटी के, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, आपको क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ। प्रायोरिटी के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो माय डियर यहाँ से देखो डॉक्टरों को इन्फॉर्म करना है भाई जरूरी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप भी कर देना है भाई, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ पे कोल्ड स्पंजिंग भी देनी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी की बात हो रही है, सबसे पहले क्या बात हो रही है, सबसे पहले क्या करना है, तो माय डियर सबसे पहले क्या करना है, डिले हैंग दी ब्लड ऑन आईवी स्टेंट। भाई जब पेशेंट के अंदर फीवर ऑब्जर्व हो गया तो अब आपको ब्लड जो है इस ब्लड को आईवी स्टेंट पर हैंग करने में क्या करना है, डिले करना है। बिकॉज अब बीटी तो होना नहीं है, जब तक फीवर रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक बीटी नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर सीवरिंग के चांसेस हो सकते हैं, सीवरिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर, कपकपी देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने को क्या करना है कि जो आईवी जो ब्लड होता है उसको आईवी स्टेंट के ऊपर हैंग करने में क्या करना है, डिले का मतलब भाई अभी एक बार अपन क्या नहीं करना, ब्लड को आईवी स्टेंट पे हैंग नहीं करना है। ये क्या आ जाएगी यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर यहाँ पे डिले हैंग दी ब्लड ऑन आईवी स्टेंट नहीं होता फिर ऐसी कंडीशन में एज ए, तो फिर आपकी प्रायोरिटी क्या जाती, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपन डिले को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी अपन किसे देंगे,
इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे जा करके कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, फलाने पेशेंट को बीटी करना था लेकिन उसको तो फीवर हो रखा है 100 डिग्री या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है, तो आप जा करके देखिए ज़रा ट्रांसफ्यूजन करना है या फिर नहीं करना। अपन डॉक्टर को क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। फिर इसके बाद में एज ए थर्ड प्रायोरिटी वी कैन गिव या फिर वी कैन स्टार्ट कोल्ड स्पंजिंग। अगर पेशेंट का टेम्परेचर, देखो कोल्ड स्पंजिंग कोई कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर, अगर रिक्वायर्ड है तो ही, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ही, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन आल्सो स्टार्ट ए कोल्ड स्पंजिंग, स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये तो भाई करना ही करना है। तो माय डियर, ऐसी कंडीशन में पहली प्रायोरिटी देंगे अपन डिले को, दूसरी प्रायोरिटी देंगे इन्फॉर्म टू डॉक्टर को, और ध्यान रखना यहाँ पर स्टार्ट कोल्ड स्पंजिंग, स्टार्टिंग की तीसरे नंबर पे क्या करेंगे अपन, कोल्ड स्पंजिंग। ज़्यादा बच्चों का रिप्लाई आया है स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यहाँ से देखो स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन आंसर क्यों जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने भाई जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने शुरू ही नहीं किया तो बताओ स्टॉप कहाँ से करोगे भाई। अभी तो आप ट्रांसफ्यूजन करने की तैयारी कर रहे हो, तीसरी स्टेप के अंदर चल रहे हो, आर्टिकल्स कलेक्शन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने से पहले यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले आपने वाइटल साइन लिए, वाइटल साइन लिए तो पेशेंट निकला फीवर का, तो अब यहाँ पे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू ही नहीं किया तो स्टॉप कहाँ से करोगे भाई। जो काम आपने शुरू ही नहीं किया तो उसे बंद कैसे करोगे। सो ऑप्शन बी इज देयर इज एब्सोल्युटली एलिमिनेटेड, ये आंसर यहाँ पे नहीं जाएगा। पहली प्रायोरिटी डिले को दी जाएगी, सेकंड इन्फॉर्म को दी जाएगी, थर्ड किसे दी जाएगी, स्टार्ट टू कोल्ड स्पंजिंग। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी स्टॉप को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, बिकॉज यहाँ भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू ही नहीं किया है, तो हम कहाँ से, पहले तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, आईवी स्टेंट के ऊपर ब्लड को हैंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एनएस के द्वारा क्या करना पड़ेगा, फ्लश करना पड़ेगा आईवी लाइन के बाद में कैनुलेशन की साइड अपने को क्या करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी, डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, कैनुला लगाना पड़ेगा भाई। उसके बाद में ट्रांसफ्यूजन की बात आती है। अभी तो हम यहाँ पे आर्टिकल ही कलेक्ट कर रहे थे, जब ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट ही नहीं किया है बीटी का तो अपन स्टॉप कहाँ से करेंगे। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर नहीं जाएगा। ये आंसर तब जाता है जो आपका बहुत सी बार सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जब पेशेंट को कोई एलर्जी की रिएक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में नर्स की प्रायोरिटी कलेक्शन क्या हो जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए तो प्रायोरिटिकल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो वहां पर जाएगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन या फिर हीमोलाइटिक रिएक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, तो अपन ड्यूरिंग यही शुरू कर देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वहां पे हीमोलाइटिक रिएक्शन में पहली प्रायोरिटी बनती है स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर माय डियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है, पेशेंट फीवर का है, बीटी नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम भी आधा से 1 घंटे तक बीटी को क्या कर देना है, डिले कर देना है, या फिर जब तक फीवर रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक क्या नहीं किया जाता, यहाँ पे बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को नहीं किया जाता है। और अगर माना कि फीवर को रिड्यूस होने के अंदर टाइम लग रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ब्लड आप ब्लड बैंक से लेकर के आए थे इस ब्लड को वापस ब्लड बैंक के अंदर सेंड कर दोगे विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। कहीं आपने वैसे ले जा करके पकड़ के ले भाई इसको रख ले, बाद में आकर के ले जाऊंगे भाई, वो तो ब्लड बैंक के पता नहीं कितनी नर्सेज आती हैं ब्लड लेकर के जाती है, हो सकता है वो भूल जाए और आपने डॉक्यूमेंट किया नहीं, तो ऐसी कंडीशन में गलती की माल प्रैक्टिस एक प्रकार से आप कह सकते हो, रोंग प्रैक्टिस एक प्रकार से आप इसे कह सकते हो। क्लियर। देन इसके बाद में ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ध्यान रखना जब भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा होता है तो एवरी 30 मिनट, एवरी आधा घंटे से हाफ आवर से क्या करेंगे अपन, पेशेंट के कार्डिनल साइन यानी कि वाइटल साइंस क्या करते हैं, चेक किए जाते हैं। इसके साथ साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जब भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो 15 मिनट होता है, ध्यान रखना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो फर्स्ट 15 मिनट होता है, ये मैंने जब आरबीसी पढ़ा है तब भी आपको बताया था, फर्स्ट 15 मिनट जो फ्लो रेट होती है उससे क्या रखा जाता है, स्लो रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 10 से 20 ड्रॉप
पर मिनट। और ध्यान रखना जब भी बीटी करते हैं तो बीटी यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्टिंग का जो 15 मिनट है, इस 15 मिनट में एक नर्स को पेशेंट के साथ में रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि ये 15 मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्रिटिकल टाइम के नाम से जाना जाता है। ये वो टाइम है जिसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन, हीमोलाइटिक रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के मोर चांसेस रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्रिटिकल टाइम कौन से समय को माना जाता है? क्या फर्स्ट 15 मिनट, क्या फर्स्ट 60 मिनट, क्या फर्स्ट 30 मिनट या लास्ट 15 मिनट? तो आपका आंसर चूज करना है फर्स्ट 15 मिनट इज द क्रिटिकल टाइम ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाई इट इज क्रिटिकल टाइम? बिकॉज इन दिस टाइम देयर आर मोर चांसेस ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, हीमोलाइटिक रिएक्शन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्लियर माय डियर? तो देखो ये अपनी बात थी एक प्रकार से आर्टिकल्स के कलेक्शन के साथ में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग की हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर बात करते हैं आपके नोट्स की, तो यहाँ से देखिए जब आप नोट्स बनाओ, देखो अभी तो आप केवल समझ रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो? केवल समझ रहे हो, अभी आप लिख नहीं रहे और लिखना भी नहीं, अभी केवल क्या करना है? आपको समझना ही है। तो देखिए अपन स्टार्ट किया था कहाँ से? तीसरी स्टेप से। सभी स्टेप्स क्या क्या आर्टिकल्स है यहाँ पे मैंने एक तो सीक्वेंस से मेंशन कर दिया है सारी चीज़ें, फिर 1 बाय 1 हर एक चीज़ मैंने राइट डाउन कर दी है। तीसरी स्टेप कलेक्शन ऑफ आर्टिकल है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले क्या चाहिए? बीटी चाहिए। बीटी सेट में क्या होता है? इनलाइन फिल्टर होता है। फिल्टर की साइज़ क्या होती है? 40 mm। देन सॉरी यहाँ पे देखो 40 mm लिखा गया, या माइक्रोमीटर आएगा, 40 माइक्रोमीटर है ना, mm गलती से यहाँ पे लिखा है, देखो यार टाइपिंग और मिस्टेक हो जाती है ना, 40 माइक्रोमीटर। देन इसके साथ साथ में दूसरा जो साइज का आता है वो देखो 10 से 40 भी आता है, 10 से 60 भी आता है, लेकिन जो कॉमनली आपको एवरेज ध्यान में रखना है कितना काम में लेते हैं? 10 माइक्रोमीटर या फिर 10 माइक्रोन क्या काम में लेते हैं? बीटी सेटअप देखो यहाँ मेंशन किया होगा, देखो ये कर लिया। जनरली यूज्ड फिल्टर साइज तो कितना? 10 माइक्रोन का। और ध्यान रखना फिल्टर शुड बी लार्जर देन आरबीसी। हमेशा फिल्टर क्या होना चाहिए? आरबीसी की साइज से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे आप नोट्स बनाओ तो उस टाइम पर जैसे कि माना कि आपका जो नोट्स वाला वो यहाँ पे आ गया, तो लेक्चर को आप पॉज कर दो, पॉज करके वो राइट डाउन कर लो। फिर जैसे ही वो होए तो फिर 2-4 सेकंड के लिए फिर से लेक्चर को रिज्यूम करो, तो फिर से आपका चलने लग जाएगा। फिर से पॉज कर दो, फिर से अपना नोट्स बना लो, है ना। लेकिन अभी जो लाइव क्लास के टाइम पर केवल समझना है, यहाँ पे लिखना नहीं है, वरना लिखते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएंगे, कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं होंगी, फिर आपके डाउट्स रह जाएंगे ना। देन इसके बाद में ये बात भी लिख दी, यूज न्यू बीटी सेट विथ एवरी यूनिट ऑफ ब्लड, समझा दी। कैन्यूला 18 गोज का ग्रीन कलर का नॉर्मल से लाइन आईवी लाइन को फ्लश करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर काहे को, ताकि इसकी पेटेंसी मेंटेन रखे। आईवी स्टैंड की देखो यहाँ पे गलती से देखो यहाँ पे मिस्टेक बाई मिस्टेकल हो गया। आईवी स्टैंड इसकी हाइट कितनी होती है? 18 से 24 इंच। कितनी? 18 से 24 इंच। यहाँ बाय द वे गलती से लिखने में एक बार इन चीज़ों का ध्यान रखना, लिखने में यहाँ सेंटीमीटर लिखा गया, लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? इंच है। सेंटीमीटर में कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर ये चीज स्प्लिट 70% एल्कोहल, कौन सी? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्लीन दी साइड, यहाँ पे डी का मतलब है दी, क्लीन दी साइड बिफोर कैन्युलेशन विथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और ध्यान रखना जो 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ये क्या करती है? क्लिक नहीं है, ये बाय द वे क्लिक हो गया, ये क्या है? क्विक। क्विक का मतलब इमीडिएट, क्विक यानी कि 70% एल्कोहल प्रोवाइड क्विक डिसइंफेक्शन। कितने समय के अंदर? विद इन 20 सेकेंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट 20 सेकेंड ड्यूरेशन है। साइट की अगर अपन बात करें, जो अपन ने समझ लिया है, एडल्ट में 4 आर्म होती है, मोस्ट कॉमन साइट है। बोथ का मतलब बीटी के लिए भी और आईवी फ्लूइड के लिए भी। देन इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ से नियोनेट के अंदर, नियोनेट में बीटी के लिए अम्लाइकल वेन काम में ली जाती है, आईवी फ्लूइड के लिए एंटीरियर स्काल्प वेन काम में ली जाती है। अगर रोल की यहाँ से बात करें तो आपने चीज़ देख ली कि ब्लड बैंक से ब्लड लाने के बाद में 30
30 मिनट के अंदर ब्लड क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए। 2 रजिस्टर नर्स के द्वारा पेशेंट की आइडेंटिटी और एक्सपायर डेट को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। पेशेंट के वाइटल साइन लेने आपने समझ लिया, प्रीवियस हिस्ट्री लेनी है बीटी की समझ लिया, फीवर वाला क्वेश्चन आपने यहाँ से क्लियर कर लिया। और साथ साथ में अपन ने देखा कि जब तक फीवर रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक बीटी नहीं करना है, यानी कि स्टार्ट ट्रांसफ्यूजन आफ्टर रिड्यूस दी फीवर। फीवर को रिड्यूस होने के बाद में क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया जाता है। जो क्रिटिकल टाइम वाला था वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, क्या कि इन फर्स्ट 15 मिनट स्लो ट्रांसफ्यूजन एंड स्टे विथ पेशेंट, कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पहला स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होता है इस टाइम पर फ्लो रेट को स्लो रखते हैं अपन 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट, और 15 मिनट के बाद में फ्लो रेट को बढ़ा देते हैं कितने से 25 से लेकर के 40 ड्रॉप पर मिनट। ये आपको प्रीवियस क्लास के अंदर आरबीसी के ट्रांसफ्यूजन के अंदर ये पढ़ा दी गई थी, है ना। देन अगर आप यहाँ से बात करो कि सर पेशेंट के साथ में क्यों रुकना चाहिए पहले 15 मिनट के अंदर, ध्यान रखना, बिकॉज फर्स्ट 15 मिनट आर नोन एज क्रिटिकल टाइम ऑफ बीटी, बिकॉज इन दिस टाइम मोर चांसेस ऑफ हेमोलाइटिक रिएक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है रिएक्शन। देन इसके साथ में चेक दी पेशेंट्स कार्डिनल साइन एवरी 30 मिनट, कि साहब हर 30 मिनट से क्या करना है, पेशेंट के कार्डिनल साइन क्या करना है अपने को। कार्डिनल साइन का मतलब है वाइटल साइन, जो आज के टाइम पे 6 वाइटल साइन हो गए हैं, पढ़ेंगे अपन वाइटल साइन का सेपरेट चैप्टर आएगा, अच्छा चैप्टर आएगा, काफ़ी लेंथी चैप्टर आएगा, क्वेश्चन भी वहाँ से पुटअप होते हैं तो वो भी अपन पढ़ते हैं। तो माय डियर आज के लिए आपके लिए इतना ही, कल मॉर्निंग में अपन मिलते हैं ओबीजी के साथ में। और अभी आपका जो वो ट्वीट वाला है वो अगर आप किसी के पास में अगर मैंने वैसे अपलोड किया था, नॉर्मली अपलोड किया था, लाइव स्ट्रीम में नहीं डाला था मैंने, केवल नॉर्मली अपलोड किया था। अगर नोटिफिकेशन आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला हो ट्वीट वाले लेक्चर का तो आप चैनल पर जाकर के सर्च मारिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं मॉर्निंग में, बाय।